हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वॉइसेस ऑफ मेरिट। हम समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हैं जिन्हें देख के हमें मन तो बहुत करता है कि शायद हम कभी कहीं कोई मदद कर पाए, पर शायद हमें सोर्स नहीं मिलता या हम क्रेडिबिलिटी पे शक करते हैं कि यहाँ पे हमें किसी भी तरीके की हेल्प करके कोई उनका फायदा होगा कि नहीं होगा। आज इसी तरीके की बात करने के लिए हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, जो कि डॉक्टर आलोक अग्रवाल हैं। सर एक ऑर्थोपेडिशियन हैं और सर ब्रिजमोहन स्कूल फॉर द ब्लाइंड को भी चलाते हैं। दो बहुत डिफरेंट चीजें नहीं लगी सुनने में? तो हम इसी बात पे सबसे पहले शुरू करेंगे। हेलो सर, वेलकम एंड थैंक यू सो थैंक यू सो थैंक मच। यू। आपके बहुत बिजी शेड्यूल में से सर हमने थोड़ा सा आपका टाइम ये निकालने की कोशिश करी है। मैं अच्छे काम के लिए समय देने में कोई दिक्कत नहीं है। सर तो ऑर्थोपेडिशियन बहुत बड़ी भारी ब्रांच है, बहुत ज्यादा बच्चों का मन करता है करें। कहाँ से सर ये शुरू हुआ कि मैं मेडिकल में जाऊं, और मतलब क्यों करूं ये काम? मेडिकल में बेसिकली मेरा आना, इसे आप मेरी डेस्टिनी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मेरे फादर का भी सपना था। और चूंकि बचपन से उनका सपना पलता रहा, तो मेरे दिमाग में ये अंकित हो गया। और बहुत शुरू से साइंस का स्टूडेंट था मैं, मेरे पास मैथमेटिक्स भी थी 10th तक। तो लेकिन 10th के बाद मैंने बायो लेना पसंद किया, और ठीक ठाक मेरी परफॉर्मेंस रही। हम्म। मैंने एमबीबीएस एलएलआर मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। और एक अनऑफिशियल में बताना चाहूँगा कि मेरा यूपी में 3rd रैंक था, लेकिन जो ऊपर के दोनों लोग थे वो एम्स में चले गए, तो मैं एक्सीडेंटली फर्स्ट रैंकर हो गया अच्छा। 87 बैच में। तो मैंने एमबीबीएस यहाँ एलएलआरएम से किया। हम्म। एमबीबीएस के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में यहीं से किया। हम्म। एमएस ऑर्थोपेडिक्स किया मैंने यहाँ से। और उसी दौरान मेरी मैरिज हो गई। मेरे फादर इन लॉ मिस्टर जिंदल, हम्म। वो रिटायरमेंट के बाद से ही बहुत समाजसेवी थे। उन्होंने 95 में एक स्कूल शुरू किया था, वाणी के नाम से, हम्म। जो डीफ एंड डम गूंगे बहरे बच्चों के लिए काम करता है। अच्छा। वो स्कूल उन्होंने 2 बच्चों से शुरू किया था, हम्म। और धीमे धीमे बढ़ते हुए वो स्कूल की अपनी बिल्डिंग तक पहुंचे। 2005 में स्कूल की अपनी बिल्डिंग हो गई और स्कूल अपने पैरों पे खड़ा हो गया, हम्म। पल्लवपुरम में। वहाँ उन्होंने वहाँ ऑक्यूपेशन सेंटर भी बनाया, हम्म। जिससे वो बच्चे पढ़ाई पूरी करने के बाद हम्म। अपना ऑक्यूपेशन कुछ सीख सकें और आगे अपना जीवन यापन कर सकें, अच्छी जॉब्स प्राप्त कर सकें। फिर उन्होंने ही एक विजन रखा कि देखिए, गूंगे बहरे बच्चों के साथ, क्योंकि मेरठ में गूंगे बहरे बच्चों का या डेफ एंड डफ बच्चों का, जो मूक बधिर बच्चे हैं, उनका एक स्कूल और भी चल रहा था। अच्छा। अंधे बच्चों के लिए उनका मन हुआ हम्म। कि एक स्कूल शुरू किया जाए। हम्म। हालांकि तब भी सरकार द्वारा संचालित एक स्कूल था हम्म। प्रतापपुर में, लेकिन उस स्कूल का बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में जानते नहीं थे। बहुत ज़्यादा बच्चे, वहाँ ये कहें कि बच्चे बहुत अच्छा वहाँ नहीं कर पा रहे होंगे, अच्छा। इसलिए समाजों में उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तब 2009 में उन्होंने ट्रस्ट बनाया था, हम्म। स्वामी सत्यानंद ट्रस्ट फॉर हैंडीकैप्ड इंडिया। बहुत। और उस ट्रस्ट के साथ फिर ब्लाइंड स्कूल शुरू किया। हम्म। ब्लाइंड स्कूल में शुरुआत में, जैसे कि मैंने बताया, मूक बधिर स्कूल में 2 बच्चों से शुरू किया। यहाँ उन्हें 5 बच्चे मिले, हम्म। और 2011 से ये स्कूल शुरू हो गया। हम्म। स्कूल शुरू में बहुत छोटी बिल्डिंग में, किराए की बिल्डिंग में चला, सूरजकुंड के पास यूनिक कार स्कैनर्स के पीछे। हम्म। और 2013 से मैं इस स्कूल में एक्टिवली जुड़ा। हम्म। जब उन्होंने मुझे ट्रस्टी बनाया, हम्म। उसके पहले मैं केवल बतौर दानदाता जुड़ा हुआ था। 2013 से मैं लगातार स्कूल की एक्टिविटीज में जो हम्म। भी सहयोग कर सकता था, धन से या बच्चों के साथ उनकी मेडिकल चेकअप, हेल्थ चेकअप की तरीके से मैं उनको जो भी पॉसिबल हेल्प थी मैं करता रहा। हम्म। और 2015 में हमने स्कूल को शिफ्ट कर लिया जागृति विहार में। अच्छा। वो बिल्डिंग थी, हम्म। हमने नई बिल्डिंग वहाँ ली थी। और चूंकि पहली बिल्डिंग में 10-12 बच्चों से ज़्यादा रखने की कैपेसिटी नहीं थी, हम्म। तब दूसरी जगह शिफ्ट किया। हम्म। वहाँ भी धीमे धीमे बच्चे बढ़ के 25-30 के बीच में हो गए। हम्म। फिर हमें अल्टीमेटली ये हुआ कि अब हमें अपनी बिल्डिंग प्लान करनी पड़ेगी। हम्म। 2014 में ही हमने एक भूखंड लोहिया नगर में हम्म। एमडीए से, जो उनकी अप्रूव्ड जगह थी एक विद्यालय के लिए, खास तौर से दिव्यांग बच्चों के विद्यालय के लिए, तो वो हमने ले लिया था। फिर 2019 में हमने वो स्कूल बनाना शुरू किया, हम्म। और 2022 में हमारी स्कूल की बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, और हमने अपने बच्चों को हम्म। जागृति विहार से वहाँ स्थानांतरित कर दिया। हम्म। तब से लगातार जगह ज़्यादा होने की वजह से हम बच्चे पढ़ा पा रहे हैं। हम्म। अभी हमारे स्कूल में 56 बच्चे हम्म। हैं।
और आप सब लोगों के सहयोग से, समाज के सहयोग से, जो हमारे मेरठ और उसके आसपास के हुँ, शहर में दानदाता हैं, हुँ, हुँ, उनकी मदद से हमारा स्कूल दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। बेसिकली जो स्कूल का काम है वो चलता है, जो हमारे ट्रस्टी हैं, अभी हम 17 ट्रस्टी हैं हम लोगों के सहयोग से, हुँ, प्लस जो हमारे दानदाता हैं उनके सहयोग से, हुँ, प्लस सीएसआर फंड से। जैसे स्कूल की जो नई बिल्डिंग है, इसमें सीएसआर फंड का मेन योगदान है। हुँ, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने हमें इसमें हुँ, फाइनेंस किया, मेजर कंट्रीब्यूशन उनका था। हुँ, और बाकी सीएसआर फंड से और लोग भी हमें, कॉरपोरेट्स हमें डोनेट कर रहे हैं, और हमारे अपने जो व्यक्तिगत प्रयास हैं हमारे ट्रस्टियों के, हुँ, उससे भी हम लोग धन एकत्रित करते हैं हुँ। और हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सर एक इसमें मैं ये चीज़ पूछना चाहती हूँ भाई, ऑर्थोपेडिक्स एक बहुत ही रफ टफ ब्रांच है। जो पीजी से एक सारा दिमाग में रहता है ना, ये तो ऑर्थो वाले बच्चे हैं, ये बहुत रफ एंड टफ हैं, ये तो इतने इमोशनल नहीं होते, या थोड़ा ये शैतानी में ज़्यादा रहते हैं। आपकी भी उस टाइप वाली पर्सनैलिटी थी तब? देखिए, हर आदमी के अंदर कभी भी आप देखेंगे हुँ, एक सॉफ्ट बच्चा हमेशा विद्यमान रहता है। हुँ, 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 वो जिन लोगों का मर जाता है वो इंसान ही नहीं रहते। हुँ, अगर वो बंदा इंसान है और खास तौर से मेडिकल डॉक्टरी पेशे में है, तो वो बंदा जीवित रहता है। हुँ, और वो बच्चा उसको हमेशा गलत काम से बचाने की तरफ, उसे बच्चा कह सकते हैं या हुँ, उसके अंतरात्मा कह सकते हैं, हुँ, उसे हुँ, गलत काम से रोकता है हुँ, और अच्छे काम के लिए प्रेरित करता है। हुँ, तो उसी ने मुझे प्रेरित किया। हुँ, और साथ साथ, जैसे मैंने बताया, पारिवारिक जो मेरा हुँ, बैकग्राउंड हुँ, था, मेरे फादर इन लॉ ने शुरू किया था, हुँ, उन्होंने मुझे प्रेरित किया, और मेरे अंतरात्मा ने, मेरे अंदर का जो बच्चा था, हुँ। उसने मुझे उस तरफ मोटिवेट किया। मतलब अपना भी होता है ना कुछ उस तरफ पहले बेंट ऑफ माइंड रहा होगा कि मुझे कुछ समाज को जो रिटर्न करने वाली चीज है, तभी तो इंसान को उस देखिए, तरफ मैं इंक्लिनेशन। मैं एक निम्न मध्यम वर्ग परिवार से आया हूँ। मेरे परिवार में मुझसे पहले कोई डॉक्टर नहीं था। मेरे पिताजी बैंक से रिटायर्ड थे, और वो अपने ज़माने के बहुत ऑनेस्ट, कर्मठ अधिकारी थे। उन्होंने बचपन से यही शिक्षा दी कि जो करना है, चूँकि हमें जो कुछ दिया इस समाज ने दिया है, तो हम्म, हमारा कर्तव्य है कि हम्म, जो कुछ हम कर सकते हैं अपनी क्षमताओं के अंदर रहते हुए, वो अपनी ज़रूरतों के बाद हम इस समाज को वापस करें। हम्म, यही वजह है कि शुरुआत में मैं अपने आप को सेटल करने में, अपना भी मैंने घर बनाया, हम्म, क्लिनिक ली, हम्म, अपना बेसिक सेटलमेंट के लिए मैंने वक़्त लगाया, और उसके बाद जैसे ही मुझे लगा कि मैं स्थायित्व की तरफ हूँ, हम्म, बच्चे मेरे बड़े होने शुरू हो गए, हम्म, तब मैंने इस तरफ पॉजिटिवली कदम रखा। हम्म। तो सर ये तो मतलब मैं और अच्छी बात मानूंगी कि हम फैमिली की चीज को ही आगे ले जा पाए जनरली। कई मैं इसके बार। लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैं मानता हूँ भगवान ने मुझे सही रास्ते पर बढ़ने में बहुत मदद करी समय पर। हम्म। क्योंकि कई बार सर बच्चों को नहीं इंटरेस्ट होता उस तरीके की चीजों में, चलो घर वाले कर रहे हैं, हमें नहीं करना, हमारा नहीं इंटरेस्ट है। बट नेचुरली अगर कोई चीज चली आ रही है और हम उसी में कंट्रीब्यूट कर सके तो हम उसे और बहुत लेवल तक आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन तो हुई हुई है, अब तो हमें उसे और आगे बढ़ाना है। ठीक है। इस जर्नी में सर जैसे आप कह रहे हैं, जब से आप जुड़े एज अ ट्रस्टी जुड़े और एक्टिवली काम कर रहे हैं, किसी तरीके की बैकलैश या आसपास के लोग या किसी ने बोला कि भाई तुम सर्जन हो, तुम पे वैसे ही टाइम नहीं रहता, ये नहीं रहता भाई, क्लिनिक बनाना, घर बनाना, फैमिली देखना, बच्चे देखना, कहीं से ऐसा आपको नेगेटिव फीडबैक या कुछ आया कि मत कर यार, ये काम क्यों करता है, तो इतना टाइम नहीं है तेरे पास फिर भी? मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस तरह की रुकावट या अवरोध होता है, परिवार की तरफ से होता है। हम्म, मेरे यहाँ उल्टा था। हम्म, मेरी पत्नी खुद सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि लेती है, तो मुझे तो पहले दिन से मोटिवेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मिला। हम्म, मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे कोई इस काम के लिए या किसी भी अच्छे काम के लिए रोक रहा है। हम्म, और मेरे बच्चों का रुझान भी इसी तरीके से है। हम्म, वो भी अभी पिछले हफ्ते ही मेरे छोटे बेटे का जन्मदिन था, हम्म, तो मैंने उससे पूछा कहाँ पार्टी करोगे? कह रहे नहीं पापा, जैसे हमेशा होता है, हम तो ब्लाइंड स्कूल में बच्चों को खाना खिलवाएंगे। तो हम्म, पारिवारिक वही बना हुआ है, पृष्ठभूमि उसी तरीके से है। हम्म, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आई एम वेरी मच ब्लेस्ड, कि भगवान ने मेरे बच्चों में ही वो संस्कार दिए हैं, और हम जो दे रहे हैं, और भगवान की कृपा से बच्चे उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम्म, क्योंकि आज के बच्चों को आधुनिकता की दौड़ में बड़ा मुश्किल होता है। और हम्म, सीधे ये भी बात है कि बचपन से परवरिश के हिसाब से बच्चे चलते हैं, हम्म, तो सब ठीक ही रहता बिल्कुल। सर किसी को अगर हम रैंडमली ये बात बताते हैं कि ये स्कूल फॉर ब्लाइंड है,
थोड़ा जना वो कंफ्यूज्ड या परप्लेक्स्ड हो जाता है। वो ये कहते हैं ब्लाइंड बच्चे स्कूल में क्या करेंगे? कैसे पढ़ेंगे? तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे किसने? मतलब जेन्युइनली मेरे दिमाग में भी शुरू में आया होगा कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जा सकता है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। इस मामले में जब शुरू में स्कूल शुरू किया था, हम लोग भी काफ़ी पज़ल्ड थे, कैसे हुँ, होगा, हुँ, क्या हुँ, होगा, हुँ, बच्चे कैसे करेंगे? लेकिन समय के साथ सब होता चला गया। हमारी जो स्कूल की जो टीचिंग टीम है हमारी, बहुत अच्छे हैं, वो लोग बहुत मेहनती हैं। हुँ, हमारे प्रिंसिपल, हमारा बाकी स्टाफ बहुत मेहनती है। बेसिकली लोगों में यही भ्रांति भी है कि ये तो सब ब्रेल से ही होता है, हुँ, लेकिन अब बहुत टेक्निकली एडवांस हो गया है। हुँ, जैसे आपको मालूम है कोरोना टाइम में बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हुई। अब लोग हैरान हो जाते हैं सुन के, मेरे स्कूल के बच्चे भी ऑनलाइन पढ़े। हुँ, उसमें बच्चे मोबाइल पर ऐप हुँ, के थ्रू पढ़ते थे। अच्छा। जो हमारे टीचर्स हैं वो अपने घरों से, और हुँ, जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो अपने घर से बच्चों को पढ़ाते रहे। हुँ, स्कूल तो बंद रहा, हुँ, लेकिन वो लोग अपने घर से बच्चों को पढ़ाते रहे, हुँ, और इस तरीके से करीब करीब 1.5-2 साल तक शिक्षा चली। हुँ, क्योंकि हमारा स्कूल प्राथमिक विद्यालय ही है, हुँ, केवल 8वीं कक्षा तक है, हमें 8वीं कक्षा तक मान्यता प्राप्त है। तो हमारे यहाँ बड़े बच्चे तो थे नहीं, उन छोटे बच्चों के साथ उन्हें बहुत अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती थी, हुँ, हुँ, लेकिन उन्होंने किया और हम इसमें सफल रहे। और हुँ, अभी हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि अभी हमारा स्कूल केवल 8वीं कक्षा तक है। हुँ, अब हम 8वीं के बाद बच्चों को या तो हम प्राइवेट पढ़ाते हैं, हुँ, और प्राइवेटली हमारे बच्चे एग्जाम देते हैं। अभी पिछले दिनों हमारे स्कूल की एक बच्ची रिदा जहरा ने हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन में उत्तीर्ण हुँ, की, हुँ, प्राइवेट से। हुँ, और वो बच्ची अब कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण कर रही है, हुँ, हमारे स्कूल से लगातार जुड़ी हुई है। हुँ, और हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको वो पढ़ने में मदद करती है, कंप्यूटर से सीखने में मदद करती है। अभी ब्लाइंड बच्चों की पढ़ाई में मैनुअल से ज़्यादा कंप्यूटर का रोल होता जा रहा है। हुँ। और हमारी जो क्लासेस हैं वो भी स्मार्ट क्लासेस हैं। ऑडियो विजुअल से हमारा सारी अच्छा, टीचिंग ब्रेल होती है। ऐसा नहीं कि सब कुछ ब्रेल पे ही च एक्चुअली ब्रेल बेसिकली ब्रेल लिखने के लिए काम आ रही है। अच्छा। बच्चे जो कुछ लिखते हैं वो ब्रेल से लिखते हैं, लेकिन जो पढ़ना सीखना है वो मोबाइल से हो जाता है। और साथ ही साथ क्लासरूम में बैठ के जो ऑडियो सिस्टम है उससे वो सब सीखते हैं। हुँ, और हुँ। साथ ही साथ हमारे पास इम्पोर्टेड ब्रेलर्स हैं, जो अच्छा। काफ़ी कॉस्टली 5-6 लाख का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। हमारे पास 4 ब्रेलर भी हैं। उसमें क्या है कि बच्चे उसकी जो कीज़ हैं हुँ। उनको टाइप करते हैं, तो उससे आवाज़ भी आती है, ऑडियो भी आती है, और वो टाइप ओह! होता है। उसका प्रिंट डायरेक्ट ब्रेल में निकल जाता है। ओके। बाकी नॉर्मल कंप्यूटर पे बच्चे टाइप करते हैं, तो उसमें ऐप के साथ जब टाइप करते हैं तो आवाज़ आती है। तो उन बच्चों को पता रहता है हम कि क्या क्या टाइप कर रहे हैं, हाँ, 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 क्या लिख रहे हैं हम। हाँ। हमारी जो मैंने जिसका बताया रिदा का, वो तो जब 9th में थी तभी वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख गई थी, और कंप्यूटर पे काफ़ी काम कर लेती थी। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि हमारी वो बच्ची अपने समकक्ष किसी भी बच्चे को, जो नॉर्मल हुँ, विज़न वाले बच्चे, उनको टक्कर दे सकती थी। हुँ, और ये हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी ये विज़न है कि जो हमारे दिव्यांगजन हैं, इनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाए हुँ, अधिक से अधिक। इसीलिए वो ऐसे स्कूल में अब प्रमोट कर रहे हैं कि जो दिव्यांग बच्चे हैं बेसिक शिक्षा कहीं भी ग्रहण करें, जो हायर एजुकेशन के लिए वो बाकी बच्चों के साथ ही पढ़ें, हुँ, ताकि एक तो उन्हें कभी उनके समाज के सामने आते हुए हीनता महसूस ना हो, हुँ, और बाकी नॉर्मल बच्चों के साथ या नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ के वो उनको नॉर्मल हुँ, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकें। हुँ, और हमारा प्रयास इसी तरफ है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे प्रतिभाशाली बच्चों ने, 3 बच्चों ने उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा बच्चों का अवार्ड है, हुँ, रानी लक्ष्मी अवार्ड, वो हुँ, प्राप्त किया। हुँ, अ, एक बच्ची ने, रिदा जहरा, इसको अखिलेश यादव जी ने प्राइज़ दिया था, हुँ, जब वो चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद दूसरे बच्चे को, रितिका को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्राइज़ दिया। हुँ, और एक तीसरी बच्ची को उसने कथक में विशेष योग्यता प्राप्त करी। तो कोरोना टाइम में उसका अवार्ड आया था, तो वो उस समय के बालाजी जो हमारे डीएम थे, उन्होंने शासन से आया हुआ प्राइज उसे दिया। तो हमारे 3 बच्चे तो स्टेट लेवल का सबसे बड़ा अवार्ड ले चुके हैं। हाँ, एक बच्चे को हरियाणा सरकार ने बुला के सम्मानित किया। हुँ, हमारे बच्चे कई बार बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी मंचों पे जा करके हुँ। बहुत सारे अवार्ड जीत चुके हैं। सर, बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं हमारे। पता कैसे चलता है बच्चों को मतलब कि जैसे समाज से या मतलब किसी का एडमिशन दिलाने उन्हें पता कैसे चला कि आपके यहाँ जाना है ऐसे? देखिए उसके लिए
देहरादून में जो एक स्कूल है बेसिकली काफी काम कर रहा है। ऐसे दिल्ली में बेसिक स्कूल्स वहाँ पे हैं और वो काफी हायर एजुकेशन तक जुड़े हुए हैं, तो वो लोग गाइड कर देते हैं बच्चों को हमारे यहाँ आने के लिए। और हमारी वेबसाइट भी है, उसके थ्रू भी लोग हमें सर्च कर पाते हैं, हुँ, तो वो आ जाते हैं बच्चे। ठीक है। तो सर और ऐसे ही हमारे ट्रस्टी भी, जैसे हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ। रेफरेंस से भी बच्चे आ जाते हैं। तो सामाजिक तरीके से देखा जाए तो यही बोला जाता है ना जनरली, अरे बेचारा कैसे करेगा, ये तरीके के वर्ड्स यूज होते हैं। तो जब बच्चा वहां पहुंचता है तो हमारा काम तो मुझे लगता है और मुश्किल है, क्योंकि इसे पढ़ाना नहीं है, हमें तो उसे मोटिवेट भी करना है कि आप ये कर सकते हैं। बेसिकली मैं यही बात कहना चाह रहा था, हम इस बात के सख्त खिलाफ हैं, हमारे बच्चों को बेचारी की दृष्टि से हम्म। देखा जाए। हम्म। और हमारे बच्चे इस चीज को, हमारी बात को साबित भी कर रहे हैं, वो हम्म। कहीं से भी बेचारे नहीं है। हम्म। वो समाज के बाकी बच्चों की भांति प्रतिभाशाली है, शाली हैं, और कहीं कहीं तो ज्यादा प्रतिभाशाली है, क्योंकि ईश्वर बॉडी का कोई सेंस नहीं देता है, तो उसको बाकी दूसरे सेंसेस से वो बच्चे हम्म। आगे बढ़ा लेते हैं, हम्म। और उनके अंदर कुछ ना कुछ अलग स्पेशल प्रतिभा जागृत होती है। इसीलिए तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया मोदी जी का दिया हुआ शब्द, कि वो बच्चे विकलांग नहीं है, वो दिव्यांग है। हम्म। हम्म। अगर एक सेंस कमजोर है तो बाकी सेंसेस उनकी ज्यादा डेवलप्ड है। बिल्कुल, वो तो न्यूरोबायोलॉजी भी सपोर्ट करती है इस बात को, तो बिल्कुल कि ब्रेन का अदरवाइज कोई और पार्ट ज्यादा एक्टिव हो ही जाएगा। तो इसके लिए मोटिवेशन के लिए लाइक आप करते हैं, या हमें इसके लिए भी कोई स्पेशल अरेंजमेंट कराना पड़ता है कि वो बच्चे पहले तो फील तो करें कि हम कर सकते हैं, या करते करते ये उन्हें और। ये सारा काम हमारे जो और बच्चे हैं, जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे ट्रस्टी हैं, ये रेगुलर बेसिस पे होता रहता है। हम्म। जो भी नया बच्चा आता है बहुत जल्दी वो अपने उस परिवेश में घुल मिल जाता है, हम्म। क्योंकि हमारा स्कूल रेजिडेंशियल है, बच्चे अच्छा। वहीं रहते हैं, वहीं हम्म। पढ़ते हैं। हम्म। बहुत कम बच्चे हैं जो घर जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे बाहर के हैं। अच्छा। मेरठ शहर के जो बच्चे हैं उनमें से भी कुछ बच्चे तो स्कूल में ही रहते हैं, हम्म। कुछ बच्चे घर जाते हैं, हम्म। लेकिन उनकी संख्या बहुत सीमित है। हम्म। और घर भी जाते हैं तो मतलब नॉर्मली छुट्टी में संडे वगैरह में ही जाते हैं, तो बाकी इसमें ज्यादातर टाइम वहीं रहते हैं खाना रहना। बच्चे। जो हमारा ट्रस्ट ये इनकी पूरी देखभाल करता है, हम्म। बच्चों का रहना, बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था करना। हमारा जो मेस है स्कूल का, हॉस्टल का, वो आप उस मेस को किसी भी नेशनल लेवल या वर्ल्ड क्लास मेस से कंपेयर कर सकते हैं। हम्म। तो सर, तो ओवरऑल डेवलपमेंट ही है भाई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल्स, एजुकेशन, एकेडमिक्स नहीं दे रहे हम तो उन्हें पूरी एक लाइफ एक बिल्कुल, तरीके बिल्कुल। से। हमारा उद्देश्य ये है बच्चों का पूरा का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो। इसीलिए हम प्रयासरत हैं कि हम्म। हमारे पास जितनी जगह है उसमें हम केवल 8 तक पढ़ा पा रहे हैं। हम्म। हम प्रयासरत हैं कि हमें कोई बड़ी जगह मिल जाए, बड़ा प्लॉट मिल जाए, ताकि हम स्कूल को 12th तक ले जा सकें। 12th तक ले जाने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा ऑक्यूपेशनल नॉलेज के हम्म। लिए, और हम बच्चों को स्पेशल फील्ड्स में उनको उनकी प्रतिभा के हिसाब से हम्म। उनको उधर हम मोटिवेट करेंगे जाने के लिए। बिल्कुल। सर आपने अभी भी तो। हमारे स्कूल के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 8th तक हमारे यहाँ शिक्षा पाई, हम्म। फिर आगे दूसरे स्कूल में शिक्षा पाई, और हम्म। अभी वो कई संस्थानों में काम कर रहे हैं। इवन 1-2 बच्चे बैंक में हैं, 1-2 अरे बच्चे वाह। गवर्नमेंट जॉब में हैं। हम्म। अ, आपने तो सर बिल्कुल वो पॉइंट पे बात स्टार्ट करी कि फैमिली का सपोर्ट है तो वो मोटिवेशन, वो संस्कार चलते आ रहे हैं। वो आसान हो जाता है। हाँ। बट सर कंसिडरिंग योर अपनी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट यू एज अ पर्सन, अब 24 घंटे ही है, उसमें क्लिनिक भी करनी है, घर भी देखना है, कभी ऐसा लगा कि हाँ भाई थोड़ा डिफिकल्ट है सारी चीजें मेरे लिए मैनेज करना? देखिए, मेरा इसमें थोड़ा-सा आपसे मैं डिफर करूँगा, मेरा व्यू अलग है। जो लोग बिज़ी होते हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट औरों से बेहतर होता है। वो हम्म। सब कामों के लिए व्यवस्थित समय निकाल पाते हैं। ये तो ज़रूर होता है कि चूँकि मेरी ब्रांच इमरजेंसी ब्रांच है, हम्म। हम्म। और इमरजेंसी ब्रांच में कई बार होता है कि आप एकदम अचानक इमरजेंसी में बिज़ी हो जाते हैं, लेकिन चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ये तो ज़रूर है कि एग्ज़ैक्ट बिल्कुल घड़ी मिला के हम कई बार नहीं नहीं, पहुँच पाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। लेकिन चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। हम्म। और उस चीज़ की हमें आदत भी पड़ गई है, हम्म। उसके लिए हमें अपने टाइम एडजस्टमेंट की भी आदत पड़ी हुई है, और हम्म। सब चीज़ें हम उसी हिसाब से मैनेज कर पाते हैं। हम्म। ये तो बहुत एक सन्य जो कहते हैं ना घुट्टी वाली, बिल्कुल अच्छी बात, ये तो सब लोग दिमाग में डाल लियो, टाइम मैनेजमेंट इज बहुत बहुत बड़ी चीज। हम भी अगर 5-6 चीजें प्लान करते हैं तो लगता है अगर लिखा है नहीं या एक सीक्वेंस नहीं बनाई तो शायद ही अगले हफ्ते ये काम पॉसिबल ना हो पाए। बिज़ी लोगों को तो टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा, और या ये कहें टाइम मैनेजमेंट आता ही उन्हें जो बिज़ी हैं। जो हम्म। खाली हैं उन्हें ज़रूरत ही नहीं टाइम मैनेजमेंट की, इसी वजह से उनकी चीज़ें भी हफ़्ज़र रहती हैं। ये बात तो सही है सर।
आगे स्कूल के लिए विजन आपने जैसे बताया कि आगे उसमें जाएंगे और हम कॉलेजेस या वो और आगे मूव कर सकते हैं। इसके अलावा एज मेरठ इन डेवलपमेंट, जैसे बात आप कह रहे हैं वर्ड ऑफ माउथ से आती है, कंसिडरिंग मेरठ इन फ्यूचर कि जैसे बढ़ रहा है हमारा शहर, थोड़ा आगे तरफ जा रहा है, यहाँ को मेरठ को लेके फ्यूचरिस्टिक क्या आपको लगता है कि व्हाट एल्स, या इस संदर्भ में क्या और बेटर हो सकता है? देखिए, अभी हमारा टारगेट बेसिकली यही है कि हम इन बच्चों को बेस्ट ऑक्यूपेशन दिला हम्म। पाएं, हम्म। क्योंकि जब तक अच्छा ऑक्यूपेशन उन्हें नहीं मिलेगा, जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं होंगे, हम्म। तब तक हमारा सारा व्यर्थ जो प्रयास है वो व्यर्थ चला जाएगा। हम्म। तो हमारा पूरा फोकस अभी बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ है। हम्म। इसीलिए हम प्रयासरत हैं कि हम 12th तक या ग्रेजुएशन तक या प्रोफेशनल कोर्स तक अपने स्कूल को आगे बढ़ा पाएं। हम्म। हमारा पूरा फोकस अभी उधर ही है। हम्म। मेरठ में एक्सेप्टेंस आने में आपको लगता है अभी भी, या फिर ये देखने के लिए कि अगर जॉब निकल रही है तो दोनों लोगों को समानता से देखा जाए? उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सरकार ने सरकारी नौकरियों में बहुत सारे दिव्यांग बच्चों के लिए स्थान भी रखे हुए हैं। साथ ही साथ मैं कई ऐसे संस्थान जानता हूँ जो बहुत खुशी खुशी दिव्यांग लोगों को अपॉइंट करते हैं। हम्म। एक हमारे मित्र हैं, मतलब मित्र क्या, हमारे एक ट्रस्टी हैं, उनके मित्र हैं। तो उन्होंने बताया उनके संस्थान में ज्यादातर लोग हम्म। दिव्यांगजन हैं, हम्म। मूक बधिर हैं। उसके साथ उन्हें काम करने में शुरू में ट्रेनिंग में जरूर उन्हें मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आज की तारीख में वो बहुत खुश है। एक तो उन लोगों की जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम्म। कम है एक नॉर्मल लोगों के मुकाबले। दूसरी चीज, वो लोग चूंकि उनको एक सा माहौल मिलता है, ज्यादातर जो कर्मचारी है साथी वो दिव्यांगजन है, तो आपस में उनका तालमेल बहुत अच्छा रहता है। हम्म। और उन साहब का जो अपना फीडबैक उन्होंने दिया हमें, वो ये है कि जो दिव्यांग कर्मचारी हैं उनके, वो ज्यादा अनुशासित है। अच्छा। तो इसलिए संस्थान मैनेजमेंट करने वाले की तो बहुत आरामदायक चीज है। तो इससे हम और उत्साहित हैं। हम्म। हमें लगता है कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल है। हम्म। तो सर थोड़ी ट्रेनिंग के बाद वो उनके साथ काम कर कर पाए पाए। या कराने में मतलब आसानी हो गई? तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल है, अभी सीखी तो हमारे जा ही सकती अभी है। हमारे एक ट्रस्टी हैं डॉक्टर संदीप मित्तल, हम्म। वो उनकी डॉटर, वो लोग इस बात पे प्रयासरत हैं कि नई टेक्नोलॉजी का, एआई का इस्तेमाल करते हुए जो बच्चे ऐसे हैं जिनका 2%, 3%, 5% विजन है, हम्म। वो एआई की हेल्प से चीजों को ज्यादा अच्छा देख पाए, हम्म। महसूस कर पाए। हम्म। उस तरफ भी हम लोग प्रयासरत हैं, हम्म। क्योंकि एआई के प्रयोग से अभी ब्लाइंड बच्चों की लाइफ और उनके एजुकेशन को आसान बनाने के लिए बहुत प्रयास चल रहे हैं, हम्म। और हम उधर भी हमारा ध्यान है। हम्म। तो इसमें कुछ परसेंटेज है कि हम इतने परसेंट विजन पे लेते हैं, या इस? हमारे यहाँ ज्यादातर बच्चे नियरली 100% विजुअली इम्पेयर्ड है। हम्म। कुछ बच्चे हैं जिनका 2% या 3% विजन है, हम्म। मतलब 97% तक विजन इम्पेयर्ड है हम्म। बच्चों का। तो हमारे बच्चे तो आप उन्हें नियरली टोटल ब्लाइंड मान सकते हैं। हम्म। तो चलिए, कॉलेज में या एजुकेशन में तो वो ब्रेल और ये एआई वाला काम है, जैसे आपने बोले बच्चे रेजिडेंशियल भी हैं, तो वहां उनका कैसे काम हो पाता है, खाना पीना नहाना धोना ये वाली चीजें? आप आए, आप देखें, हमारे बच्चे खाना खाएंगे तो आपको एक चावल का दाना गिरता हुआ दिखाई नहीं देगा टेबल पे। दे आर हम्म। सो ट्रेन्ड। हमारे बच्चे अपने कपड़े खुद पहचानते हैं। हम्म। एक बच्चा अपना बनियान दूसरा नहीं पहनेगा, वो अपना ही पहनेगा। हम्म। ट्रेंड है बच्चे, वो सीख जाते हैं। टच सेंस से कहें, मेमोरी से कहें, वो सीख जाते हैं। हम्म। थोड़ा समय लगता है, शुरू में जरूर मेहनत होती है, हम्म। बट बहुत जल्दी बच्चे सीख जाते हैं। हम्म। और सीखने के बाद हमारा टचवुड इतने समय में एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है कि बच्चा दीवार से टकराया हो कोई या कुछ हो। हम्म। तो सर जैसे पेरेंट्स वहाँ छोड़ते हैं, जाते हैं, रेजिडेंशियल बच्चे रहते हैं, जब पेरेंट्स आते हैं उन्हें तो सडनली एक बहुत ज्यादा डिफरेंस या एक शॉक वैल्यू लगती होगी कि बच्चे ने इतना सीख लिया या इतना डेवलप कर गया, ये तो उसमें से कोई फीडबैक बताइए कैसा रहता है? कई बार बहुत अच्छा रहता है, लोगों को बड़ा सुखद आश्चर्य होता है, हम्म। और हमें भी बहुत अंदरूनी खुशी मिलती है उनकी हम्म। हम्म। खुशी देख के। हम्म। लेकिन एक आध अनुभव हमारे थोड़ा सा खराब भी है। हम्म। एक बच्चा हमारा, मैं नाम नहीं लूंगा बच्चे का, हम्म। एक हमारा बच्चा, वो मतलब उसका परिवार मेरठ में ही रहता है, हम्म।
वो 3 बहन भाई हैं। हुँ, वही बच्चा हमारा दिव्यांग है, बाकी दोनों बच्चे उनके नॉर्मल हैं। हुँ, तो वो जब कहीं बाहर जाते थे, तब बच्चों को स्कूल हॉस्टल में तब छोड़ जाते थे। और बच्चा बहुत जिद करता था अपने पेरेंट्स के साथ जाने के लिए, क्योंकि वो समझ जाता था कि ये मुझे छोड़ के इसलिए जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, एन्जॉय करने जा रहे हैं, पिकनिक जा रहे हैं, कहीं समारोह में जा रहे हैं। वो बड़ी उस हुँ, बच्चे को सँभालना हमारे लिए, वाक़ई हमारे स्टाफ के लिए, हम लोगों के लिए बड़ा तकलीफ़देह होता था। बिल्कुल, ये तो नेचुरल बात है हाँ, कि अदरवाइज़ तो देखिए, नॉर्मल कोर्स में हम देखते हैं तो ज़्यादातर पेरेंट्स भी खुश हैं, हम हुँ, लोग भी खुश हैं। हुँ, अच्छा, उनकी भी मजबूरी थी। हुँ, अब हालाँकि ठीक है, वो समारोह में बच्चे को तीसरे को भी ले आ सकते थे, हुँ, हुँ, लेकिन मेबी वो नहीं चाहते हों हुँ, कि हुँ, उनके रिश्तेदार या उनके मिलने वाले समझें हुँ, कि हुँ, उनका कोई बच्चा दिव्यांग है। हुँ, हुँ, मेबी उन्हें ऐसा लगता हो कि दिव्यांग बच्चा स्कूल में ज़्यादा कम्फ़र्ट में है, आरामदायक है, और उनके साथ वो खुद या वो बच्चा नासहज हुँ, महसूस करता हो, थोड़ा मेबी। डिस्कम्फर्ट हो शायद बाहर जाके भी। अभी तो मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा, हुँ, समाज को इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा-सा समय लगेगा। हुँ, हालाँकि बदलाव आ रहा है, हुँ, धीमे-धीमे, धीमे-धीमे समाज भी इस चीज़ को समझ रहा है। बिल्कुल। सर अगर लोग देखना चाहें, किसी भी तरह की हेल्प करना चाहें, तो वो कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? देखिए, हमारी वेबसाइट पे हमने डोनर्स के लिए हमने नंबर्स दिए हुए हैं। हमारा जो स्कूल ट्रस्ट है हमारा, उस वो आयकर विभाग से छूट भी हमें मिलती है, जो हमारे डोनर्स हैं डोनेशन के लिए। तो जो मेनली जो स्कूल में हमारा काम चलता है, डोनेशन से है। हुँ, और डोनेशन कैश में भी आता है, हुँ, काइंड में भी आता है। लोग सामान देना चाहते हैं, सामान भी दे जाते हैं। बच्चों के लिए कुछ लोग किताबें दे जाते हैं, स्टेशनरी का सामान दे जाते हैं, किचन का सामान भी दे जाते हैं, हुँ, क्योंकि मेस वही है। हुँ, और वो लोग इस तरीके से भी डोनेट करते हैं कि ब्रेकफास्ट के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स है, हुँ, उतना पैसा डोनेट कर देते हैं। हुँ, ऐसे ही लंच के लिए फिक्स है, ऐसे ही डिनर के लिए फिक्स है, ऐसे ही इवनिंग टी के लिए, टी एंड स्नैक्स के लिए फिक्स है। हुँ, तो वो कर जाते हैं। और लोग बच्चों का जन्मदिन मनाने या छोटे-मोटे फंक्शन के लिए बच्चों के लिए सामान ले आते हैं, छोटे-छोटे गिफ्ट ले आते हैं। अ, लेकिन उसमें हमारा जो दानदाताओं से रिक्वेस्ट यही रहती है कि जो भी चीज़ लाएँ, वो सीलबंद लाएँ और उसकी एक्सपायरी देख के लाएँ। हुँ, 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 ताकि किसी बच्चे को किसी तरीके से नुकसान ना हो। बिल्कुल। खुले हुए सामान में कई बार बच्चे के बीमार पड़ने का डर रहता है, हुँ, हुँ, और चूँकि वो हॉस्टल है, वहाँ और बच्चे भी संपर्क में रहते हैं। एक भी बच्चे को कोई अ, बीमारी हुई, तो छूत की बीमारी और बच्चों को लगने की संभावना रहेगी। तो इसलिए हमारा इस बात पर ज़ोर रहता है कि कोई भी खुली हुई चीज़ बाज़ार से बच्चों को ना लाके दी जाए। हुँ, पूरा जो स उस तरीके का सामान है, वो जो हमारे डोनर्स हैं, वो आके अपनी पसंद की आइटम हमारी किचन में बनवा लेते हैं। हुँ, हुँ, जो वो चाहते हैं हमारा कुक बना देता है। हुँ। तो बहुत सर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी का ये तो काम है ही कि हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कौन क्या खा रहा है, क्या जी, कर रहा है, क्या जी। नहीं कर रहा। ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये सर की बिल्कुल बात सही है कि आई थिंक सुनने से ये बात इतनी डाइजेस्ट नहीं होगी या इतनी समझ नहीं आएगी, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं नीचे वेबसाइट सब कुछ डाल दूँगी। आप देख के ज़रूर आइए एक बार, तो आपको भी आइडिया लगे कि ये एक्चुअली चीज़ें हो कैसी रही हैं। मुझे अभी भी बात करके इतनी बिलीवेबिलिटी नहीं आ रही कि बताइए इतनी टेक्नोलॉजी और इतना मेहनत है और इसमें, और ये हो पा रहा है अभी हमारे समाज में। मेरा दर्शकों से और श्रोताओं से आग्रह है कि वो एक बार स्कूल विज़िट ज़रूर करें। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा स्कूल हापुड़ रोड पर लोहिया नगर में बुद्धा गार्डन कॉलोनी में है। मेन गेट के साथ ही हमारा स्कूल की बिल्डिंग है। पॉकेट डी प्लॉट नंबर 1, ब्रजमोहन स्कूल फॉर द ब्लाइंड। अ, जो लोहिया नगर की सब्जी मंडी है, उसके मेन गेट के बिल्कुल सामने स्कूल है। मेन रोड से ही दिखता है, मेन हापुड़ रोड से ही दिखता है। बिल्कुल, तो जो भी इंटरेस्टेड हो प्लीज़ जाइए, देखिए, अपनी क्यूरियोसिटी तो शांत करें और जिस तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं आप करिए ज़रूर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो हमारे सो बच्चों मच को सर। आशीर्वाद देने ज़रूर आएँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। मैं अ, अब भी अमेज़्ड हूँ, मैं ज़रूर आके देखूँगी और मेरे को भी आइडिया लगे कि फ्यूचरिस्टिक बात नहीं हो रही, ये तो आज हो रहा है। डॉक्टर साहब का स्वागत है, आप ज़रूर आएँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपका इतना आपने इम्पोर्टेंट टाइम हमको दिया और सबको बताया इस बारे में, एंड होपफुली इससे फ़ायदा हो बच्चों की, हम जिस भी तरीके से हेल्प कर सकें। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग इन। दिस इज़ डॉक्टर राशि अग्रवाल साइनिंग ऑफ।